What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके इंसान, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती है, हर एक इंसान लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी टाइम पर गिरता है, तो इसलिए उसके बारे में बोला गया है मगर फिर से जो उड़ सके वही जिंदा है। अगर एक बार गिरने के बाद में आप लोगों ने फिर से उठने की हिम्मत नहीं की तो ये समझिए फिर जिंदगी में आप लोग कभी नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि जो इंसान अगर एक बार को बोले ना कि दुनिया की नजरों में गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाए, वो इंसान 24 घंटे अपने साथ में रहता है। तो अपने साथ में अगर आप लोग अपने आप को गंदे नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपने आप को ही 24 घंटे कोसते रहते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले किसी की नजरों में उठो या ना उठो, अपनी नजरों में उठो। और जिस दिन आप लोग अपनी नजरों में उठ गए ना, दुनिया की नजरों में गिर जाए चाहे, पर लेकिन आप लोगों को गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग सही हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी ही नजरों में अपने आप को गिराना स्टार्ट कर दिया तो दुनिया सारी आप लोगों को बोलेगी तुम जिंदा हो, तुम सही कर रहे हो, तुम बढ़िया जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी अकेले बैठोगे अपने आप को फिर से कोसना स्टार्ट कर दोगे। तो अपनी नजरों में उठने की कोशिश करो, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि दुनिया का नजरिया जो है वो 1 मिनट में चेंज हो जाएगा जब भी आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा गोल अचीव करेंगे। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर भरोसा करो। सुबह से शाम तक कई बार अपने आप को बोलो कि जो काम करना स्टार्ट किया है मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, ये काम मैं करूंगा, करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम कर कर ही छोड़ना है। और दुनिया कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया है, दुनिया कर रही है तो फिर हम भी कर सकते हैं। वो भी उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। वो इंसान भी हड्डी मांस का बना हुआ है, हम भी हड्डी मांस के बने हुए हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी वही खाना खा रहा है, वही हवा ले रहा है, वही पानी ले रहा है, तो क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसी ऐसी बातें अपने आप को बोलो, तो अंदर से मोटिवेशन ना आने लगे तो बता देना, और जिंदगी में सारे काम आसानी से आप लोग अचीव कर कर ले जाओगे। करंट अफेयर में अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर इनको आप लोग देखोगे तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, और शानदार तरीके से हर एक एग्जाम में जहां पर भी आप लोग जाकर बैठेंगे कंफर्टेबल फील करेंगे जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। टेलीग्राम से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी इकट्ठी, जहां से आप लोग सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। पर सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आंसर भी वीडियो के अंदर, और काफी कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को आज यहाँ पर, जिससे कि एक नया दिन स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग, जो दुनिया सो रही है, जो उठेगी, उससे पहले आप लोग अपनी जिंदगी में उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो ये फायदा रहता है सुबह जल्दी उठने का। तो जो भी सुबह उठ रहे हैं सैल्यूट है, लगे रहिए इसी तरीके से। और अब तो मौसम भी काफी अच्छा हो गया, तो कोशिश करो कि सुबह और अच्छे से उठना स्टार्ट करो। जो उठ रहे हैं और तो अपने दोस्तों को भी उठाओ, मिलकर पढ़ाई करो यार। ये पूरी दुनिया में आप जैसे लोगों की जरूरत है जो अपने अंदर मोटिवेशन रख के चीजों को चेंज करने की चाह रखते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं। वरना हर एक इंसान जिंदा है, कैलेंडर में डेट चेंज होती रहती है और दिन चले जाते हैं, पता नहीं चलता कब चेंज हो गया। पर लेकिन आप लोगों को वो चीजें ध्यान रखनी है, सही डायरेक्शन में अपनी एफर्ट लगाकर आप लोगों को इस धरती पर आए तो कुछ चेंज करके जाना है। जीना ऐसा नहीं कि बस जीना है और मरना है, नहीं, कुछ चेंज करके जाना है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जीना है, और दूसरों के लिए तब जियोगे जब पहले अपने पैरों पर खड़े होकर ढंग से अपने लिए जीना सीख जाओगे। ओके, सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बात की जा रही है नो स्मोकिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। और दूसरा वर्ल्ड नो टबैको डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। घुमा फिरा के दोनों जो है एक ही थीम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये थीम भी आप लोगों को बतानी है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कई सारी बातें जो आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। बड़ा ही प्यारा, दिल को टच करने वाला ये आर्टिकल है मेरे हिसाब से। ये है यहाँ पर फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि जो खाना जो है वो बर्बाद किया जाता है उसके बारे में रिपोर्ट निकल कर आई है। आप लोग जानोगे तो आप लोग जानकर हैरान होंगे कि कैसी कैसी चीजें दुनिया में देखने को मिलती हैं। अच्छे से जानेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। गवर्नमेंट के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूट की गई यहाँ पर नेशनल कमिटी, एक नेशनल लेवल की कमिटी बनाई गई है, जिसमें हम लोग अपनी आजादी के जो 75वीं साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कमिटी हेड किसके द्वारा की जा रही है, और इसी के साथ में ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका नाम रखा गया आजादी का। आजादी का क्या, ये आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, यानी कि हमारी कंट्री में जब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है IMPCL, इंडियन मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आप लोगों को बताना है।
हमारी कंट्री में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाले बीच में जो बेसिकली इंश्योरर रहते हैं, यानी कि आप लोगों का जो इंश्योरेंस करते हैं, मोहल्ले पड़ोस में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आप लोगों का इंश्योरेंस करता है कि भाई इंश्योरेंस करा लो, मैं यहां पर जॉब कर रहा हूं, तो उसको कमीशन मिलता है। तो यहां पर यह बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया गया इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल के अंदर में, और यहां पर इसको यह बोला गया कि इसके अंदर जो इंश्योरेंस करने वाले जो मिडिलमैन रहते हैं, जो ब्रोकर रहते हैं, वो भी अब इसके अंडर आएंगे और आप लोग उनके खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेन। ओम्बुड्समैन क्या होता है, इसको हिंदी में आप लोग लोकपाल बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस का लोकपाल आप लोग इसको बोलिए, जैसे नॉर्मल तरीके से लोकपाल जानते हैं ना, जनता का रखवाला लोकपाल, यानी कि अगर कोई दिक्कत होती है लोकपाल के पास जाओ। तो अन्ना हजारे साहब के द्वारा जो 2011 में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो उस मूवमेंट को भी आप लोग बोल सकते हैं। 2021 में बैठे हम लोग 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके चलते भी इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ स्कीम के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो पेंशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो किस एक्ट के तहत आता है ये इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस जो एक्ट है, ये कब का है एक्ट, इसका नाम आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करें या फिर हमारी कंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात करें, उसके पास में पावर भी है और ओब्लिगेशन यानी कि उसकी ड्यूटी भी है, यानी कि उसको ये काम भी करना है और उसके हाथ में ये काम करने की पावर भी है। आप लोगों ने सुना होगा ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो पावर भी है और ओब्लिगेशन भी है। तो कौन सा आर्टिकल है, आप लोगों को इस आर्टिकल का नंबर बताना है, जिस आर्टिकल के तहत एडिशनल कोर्ट की बात की जाती है हमारी कंट्री में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये जो पार्लियामेंट है इसको लॉ को इनेक्ट कर सकती है। यानी कि जहां पर भी पार्लियामेंट को लगता है कि इस एरिया में वो लॉ बनाना चाहिए, तो वो लॉ बना सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। तो यहां पर इसके लिए पूरा प्रोविजन है संविधान के अंदर। बड़ा ही प्यारा यहां पर यह भी आर्टिकल रहेगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, ये फाइनल रैंकिंग। इसके बारे में एक और इंडेक्स डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आप लोगों ने वो सुना होगा, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का वीडियो के एंड में करा दूंगा। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए, हमारी फ्लाइट जो है अब टेक ऑफ करने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और शानदार तरीके से डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, जो मेरे दिल के करीब टॉपिक रहता है, हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो बात की जा रही है नो स्मोकिंग डे के बारे में। एक बार सोच लिया कि सिगरेट पीनी छोड़नी है, तो कितने ऐसे महारथी है जिन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी एक बार में ही, जिसके द्वारा बोला गया कि हाँ आज सिगरेट बीड़ी पीनी छोड़नी है। कोई है आप लोगों के आसपास में? तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान एक बार बोले कि मुझे ये चीज छोड़नी है और वो छोड़ दे, भाई साहब बहुत टप वाला डेडिकेशन होना चाहिए उस इंसान के अंदर, एक बहुत ही ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैंने देखा उनको सिगरेट पीने के बारे में उनसे बात की जाती थी, बीड़ी पीने के बारे में उनसे बात की जाए तो वो ये बोलते थे कि यार वैसे तो छोड़ देते हैं, पर लेकिन कोई सामने आता है तो तलब उठने लगती है और फिर से वो पीने लग जाते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो 10 मार्च जो है यहाँ पर ये 2021 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये 31 मई को है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को। तो यहाँ पर ये 10 मार्च को और ये 31 मई को बात की जा रही है कमिट टू क्विट, यानी कि कमिटेड है इसको क्विट करने के लिए। तो इसके ऊपर फोकस है यहाँ पर, ये जो अवार्ड दिए गए इसकी थीम यहाँ पर रखी गई थी। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे या फिर यहाँ पर नो स्मोकिंग डे के बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ी सी हालांकि थोड़ी पर्सनल हो गई है ये। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरे जो फादर थे वो पहले बीड़ी पिया करते थे, पर लेकिन एक दिन उनको लगा कि नहीं यार ये सही चीज नहीं है। मतलब इतना डेडिकेशन रियलिटी में मुझे एक तरीके से मैंने सैल्यूट किया, एक तरीके से मनी मन में उनको मैंने बोला भी कि ये इतनी आसान बात नहीं है, ये छोड़ देना। उन्होंने बोला कि नहीं यार इसको छोड़ते हैं, ठीक है। और उस दिन से लेके आज तक उनके द्वारा एक भी बार उस वीडियो को टच नहीं किया गया। ये रियलिटी में मतलब इतना इंस्पायर किया इसने मुझे। वैसे तो मम्मी पापा जो है वो सबके इंस्पायर करते हैं सबको, पर लेकिन कुछ ऐसा कर देना अनएक्सपेक्टेड, ये मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि एक बार को वो बहुत ज्यादा जो बीड़ी वगैरह पीने लगे थे, तो फिर उनके द्वारा लगा कि यार ये चीजें सही नहीं है। उनके द्वारा डिसाइड किया गया एक दिन, और वो दिन जो है वो डिसाइड किया गया, और उसके बाद में आज तक उनके द्वारा वो बीड़ी नहीं पी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मतलब रियलिटी में यार मुझे अंदर से इतना ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आया निकल के। मैंने कहा ये वाकई में टफ है यार। बहुत सारे मेरे दोस्त मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ट्राई करते हैं इस चीज को करने की, पर फिर से करने लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए इसलिए, क्योंकि अगर आप लोग एक बार किसी चीज को ठान लें तो उसको कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया खुद मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पर बात की जा रही है CISF के बारे में। तो CS जो यहाँ पर राइजिंग डे है, यहाँ पर ये 10 मार्च को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है, जिसको CISF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोग, 1969 में ये बॉडी बनाई गई थी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। और आज की डेट में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो ये होम अफेयर मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है उसके अंडर में आती है, जो कि किसके अंडर में है? ये है अमित शाह जी के अंडर में। तो याद रखिएगा, आप लोग कहीं भी एयरपोर्ट पर जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, तो वहां पर जो जवान लगे होते हैं तुरंत
तुरंत जो परमानेंट ड्यूटी वो करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो एक डेडिकेशन के साथ में, तो एक तरीके से देखिए हम लोग जो है कोरोना वायरस हो गए, सारी चीजें हो गई, घर पे बैठे थे, पर लेकिन ये लोग कंटिन्यूअस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो इसलिए आप लोग सैल्यूट किया करो जो इस तरीके से ड्यूटी करते हैं, एक मोटिवेशन सा अंदर से निकल कर आता है। ठीक है, आइए अब आज की न्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है वो है फूड के बारे में, यानी कि खाने के बारे में, जो कि आप लोगों को अच्छे से कई सारी बातें बताकर जाएगी। ये बात की जा रही है यहाँ पर फूड और एग्रीकल्चर इंडेक्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही बन जाएगा कि फूड और एग्रीकल्चर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार या फिर रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, जिसको बोलते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की गई। इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। आप लोगों ने नॉर्मली इस तरीके से काउंट नहीं किया होगा, पर लेकिन आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को अंदर की भी बातें जानने को मिलेगी। 17% जो ऑल फूड अवेलेबल है आज के में कंज्यूमर लेवल पर यहाँ पर, उसमें से अगर बात करें यहाँ पर तो 11% हाउस होल्ड और 5% जो फूड सर्विस और 2% रिटेल लेवल पर यहाँ पर वेस्ट होता है। यानी कि जो टोटल 17% जितना भी सारा आज के में जो फूड है कंज्यूमर लेवल पर, यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में दुकान पर खाना आ गया, घर पर खाना बनाया जा रहा है, उस तरीके से आप लोगों के पास में जो कंज्यूमर लेवल पर जो खाना आ जाता है, एक तो देखिए वो खाना होता है खेतों में उगाया गया और उगाने के बाद में वो दुकानों तक पहुंचाया, आप लोगों की प्लेटों तक पहुंचाया, तो एक तो वो प्रोसीजर होता है, वो अलग है। जो वहां पर वेस्टेज होता है वो अलग है, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। ये बात की जा रही है जो आप लोगों की प्लेटों के पास में खाना आ चुका है वो वेस्ट किया जाता है। तो सबसे ज्यादा टोटल मिलाकर 17% होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से 11% जो है वो अकेला घरों के अंदर होता है। वो नहीं है कि खानी थी कुछ सब्जी और ले ली ज्यादा और फिर उसको डस्टबिन में डाल दिया, वो वाली चीजें। 5% जो होता है वो फूड सर्विस पे होता है, यानी कि जैसे खाना खाने बाहर गए और वहां पर आप लोग छोड़कर आ गए, 5% होता है। क्योंकि घर में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को दिखता है फ्री में मिल रहा है और आप लोगों को टेस्टी भी नहीं लगता है कई बार, तो क्यों, क्योंकि घर में मिल रहा है। उन्हें कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ दिन बाहर रहकर आ जाओ, 1-1.5 महीना, फिर उसी घर के थाले को, उसी घर के खाने को चाट चाट करना खा जाओ तो बता देना, ये बोलते हैं उस टाइम तो मम्मी कितना अच्छा बना रखा है, और जब पहले बनाती थी तो मम्मी कुछ अच्छा सा बना लो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस नजर आता है 1 मिनट में आप लोगों को। तो 11% जो हाउस होल्ड है यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। 5% है इसमें से जो फूड सर्विस के बारे में बात करते हैं, जो फूड सर्विस के लेवल पर खराब होता है, और रिटेल के लेवल पर यहाँ पर 2% खराब होता है। तो ये 2019 का डेटा है। अराउंड आज देखिए एक साइड में तो इतना हम लोग खाना खराब कर रहे हैं, इसके साथ में अगर बात करें ये 690 जो मिलियन लोग हैं वो भूखे सोते हैं आज की डेट में भी, समझ रहे हैं। एक साइड में हम लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं, एक साइड में इतने लोग भूखे सो रहे हैं। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फूड वेस्टेज डेटा है जो कलेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया, और ये आज की डेट में अगर आप लोग देखिए ये जो पब्लिश किया गया इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी यहाँ पर इस एरिया में काम करते हैं, नेशनल लेवल पर भी वो अपने लेवल पर काम करें, रिटेल लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर, यानी कि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं हर एक इंसान को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को काफी अच्छी प्रोग्रेस करनी है ताकि ये वेस्टेज जो है इसको हम लोग खत्म कर सकें। तो 2030 तक आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसी के अंदर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहले आप लोग देखिए पुअर्टी, भुखमरी, ये आप लोग देखिए सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इनमें से अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो आप लोग यहां पर जब खाने के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर पुअर्टी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यहां पर जीरो हंगर के बारे में बात की जा रही है। तो जो दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भुखमरी के बारे में बात करता है, खाने के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो खाने के बारे में आप लोगों को बातें देखने को मिलेगी। फिर इसके अंदर अगर आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी कई सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेगी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल, ये सारी चीजें। बाकी अगर आप लोग इसमें यहां पर बात करेंगे तो यहां पर ये बात की जा रही है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये 12वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बोलता है कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन आप लोग करना है, यानी कि खाना बर्बाद नहीं करना है, और प्रोडक्शन भी जो होना है उसको आप लोगों को ढंग से लेकर चलना है। तो ये दोनों ही बातें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और इसी के साथ में जो प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें टारगेट 12.3 है यहां पर, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पर कैपिटा फूड जो वेस्टेज होता है उसके बारे में बात करता है। तो जो मैंने आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो एक तो भुखमरी आ गया यहां पर, दूसरा, और इसी के साथ में यहां पर 12वां जो आ गया ये रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करें। और इसमें अगर अंदर जाएंगे तो बात करें कि पर कैपिटा जो फूड वेस्ट होता है, यानी कि अगर आप लोग बात करिए हर एक पर्सन के हिस्से में कितना फूड वेस्टेज आता है, जो फूड वेस्ट कर रहा है उसके बारे में डेटा आप लोगों के सामने रखता है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में अवेयर रह सकते हैं। इसके सारे टारगेट है 2030 तक इन सब चीजों को खत्म करना है। एक और इंडेक्स है यहां पर जो बोलते हैं फूड लॉस इंडेक्स। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात करी, यह है फूड लॉस इंडेक्स। फूड लॉस इंडेक्स जो है बेसिकली और फूड वेस्टेज जो इंडेक्स है मेजर, ये
किस तरीके से डिफरेंट है? तो बात की जा रही है जो फूड वेस्ट इंडेक्स है वो मेजर किया था टोटल फूड वेस्ट, यानी कि जो टोटल फूड वेस्ट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें रेदर देन जो लॉस के बारे में बात करें, वेस्ट के बारे में बात करें, वो स्पेसिफिक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक तो बात करता है कमोडिटी, यानी कि आप लोगों ने चावल कितना वेस्ट कर दिया, गेहूं कितना वेस्ट कर दिया, ठीक है। और फूड वेस्ट इंडेक्स जो है यहाँ पर ये टोटल ओवरऑल फूड कितना वेस्ट कर दिया, तो ये आप लोग समझिएगा। फूड लॉस इंडेक्स जो है यहाँ पर ये फूड लॉस जो होता है बेसिकली प्रोडक्शन के लेवल पर, बेसिकली प्रोडक्शन में मान लीजिए आप लोगों ने गेहूं उगाए, ठीक है, खेतों में गेहूं उगाए, फिर उसको काटा गया, काटने के बाद में फिर उसको बोरों में भरकर उसको घर लाया गया, घर से ले जाकर उसको मार्केट में ले जाकर बेचा गया, तो इस बीच में कितना खराब हो गया। आप लोग बोलेंगे कहां खराब होता है, तो टमाटर ले लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। टमाटर आप लोगों ने खेतों में उगाए, खेतों में से टमाटर को लेकर आप लोग घर पे गए, घर से उसको मार्केट में गए, तो बहुत सारे टमाटर पिचक जाएंगे, कुछ दब जाएंगे, कुछ फूट जाएंगे, कुछ गल जाएंगे, कुछ सड़ जाएंगे, तो उस वाले लेवल की बात की जाती है। तो फूड लॉस इंडेक्स जो है यहाँ पर ये कमोडिटी के बारे में बात करता है स्पेसिफिक, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रोडक्शन से लेकर रिटेल लेवल तक, यानी कि खेतों से लेकर जब मार्केट तक पहुंचता है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो फूड जो लॉस इंडेक्स है यहाँ पर ये मेजर रहता है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब 12.3 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसको सुधारने की बात की जा रही है। बाकी फूड वेस्ट जो बारे आप लोग बात करें ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑल इनकम कंट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि चाहे कोई कंट्री अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मिडिल इनकम कंट्री हो, हर एक कंट्री में खाना जो है वो बर्बाद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। डेवलप्ड वर्ल्ड में अगर बात करें, यानी कि जो अमीर कंट्री है उनमें ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे कम फूड लॉस होता है, पर फिर भी वहां पे फूड लॉस होता है। हर इंसान के हिस्से में अगर बात करें एक साल में 39 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से बात की जाती है, यानी कि एक इंसान जो है एक साल में लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर बोलूं तो 39 किलोग्राम या फिर 40 किलोग्राम के करीब आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, अगर याद रखना है कि इतना फूड जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर लोग बर्बाद करते हैं। मैप में अगर देखना चाहते हैं कहां पर ये कंट्री, तो अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग देख लीजिए, यहां पर अपनी कंट्री है, यूरोप के अंदर ये कंट्री है ऑस्ट्रिया, तो यहां पर सबसे कम फूड जो है वो वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं सबसे ज्यादा जो फूड खराब किया जाता है, ये कहता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है नाइजीरिया, यहां पर 189 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से एक साल में खाना बर्बाद करते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर याद रखते हैं आप लोग 190 यानी कि 190 किलोग्राम एक पर्सन एक साल में फूड बर्बाद कर देता है नाइजीरिया के अंदर। नाइजीरिया अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग को यहां पर नाइजीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग यहां पर नाइजीरिया देख सकते हैं। तो ये वी शेप आप लोगों का कर्व बन गए, यहां पर ये हो गया, यहां पर ऑस्ट्रिया, ये हो गया नाइजीरिया। अब अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे कि हमारी कंट्री में अगर जो लोग फूड जो है वो बर्बाद कर रहे हैं एक साल के अंदर, तो उसमें हमारी कंट्री कहां पर खड़ी है। तो हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि जो वेस्टेज है यहां पर 1 किलोग्राम पर कैपिटा ये 50 है, यानी कि 50 किलोग्राम हमारी कंट्री में जो है ये बेसिकली 50वीं पोजीशन पर है, आप लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारी कंट्री में फूड वेस्टेज की कैटेगरी में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है, हमारी कंट्री में अच्छा खासा फूड वेस्ट होता है। ग्लोबल फूड वेस्ट जो डेटा है ये करंटली देखिए ढंग से नापा तो गया है कि हाँ ऐसे ऐसे फूड वेस्ट हो रहा है, पर लेकिन फिर भी किसके घर में कितना खाना वेस्ट हो रहा है ये ढंग से थोड़ी ना नाप पाएंगे, तो इनके द्वारा एक ओवरव्यू लिया जाता है इन सब चीजों का कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात करते हैं। मैंने आप लोगों से एक डिस्कस किया था म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में लास्ट वीडियो में, आज हम लोग बात करें यहां पर फाइनल जो रैंकिंग है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो वो भी ये मिनिस्ट्री यहां पर रिलीज करती है, और यहां पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में ही यहां पर आता है। तो यहां पर जो बेसिकली ये देखा जाता है कि आज के डेट में हम लोग जहां पर रह रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी कैसी है, सस्टेनेबल है, रहने के लिए सही है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो सिस्टमेटिकली अगर देखा जाए सबको असेस किया जाए तो यहां पर ये रहता है कि किस तरीके से एनकरेज है लोग वहां पर रहने के लिए कि हाँ यार ये एरिया काफी अच्छा है। जैसे मुझे अगर बोला जाए अगर अपनी कंट्री के अंदर में तो खुला खुला सा एरिया काफी पसंद लगता है, जैसे कि चंडीगढ़ सिटी में आप लोग जाओ तो काफी प्यारी सिटी है, ऐसा आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी और भी है, जैसे अगर आप लोग जैसे ग्रेटर नोएडा में अगर जाओगे एनसीआर वाले रीजन में तो काफी ओपन आप लोगों को लगेगा, ठीक है। बाकी अगर दिल्ली में आप लोग रहोगे अंदर तो वहां पर काफी कंजेस्टेड लगता है, इस तरीके से लगता है कि कितना ज्यादा खिंचा पिचा सा हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर खुला ओपन और सारी चीजें प्रॉपर, एक अच्छी हवा भी होनी चाहिए थोड़ा सा, तो वो सारी चीजों के बारे में बात की जाए तो कई सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाती है। तो टोटल अगर बात करूं आप लोगों से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसको EOLI बोला जाएगा,
तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है 2020, ये बात कर रहा है हमारी कंट्री में कि आज के डेट में जो सिटीजन जो परसेप्शन सर्वे है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये अच्छी बात है। यानी कि मान लीजिए आप लोग रह रहे हैं दिल्ली के अंदर में, तो आप लोगों से भी पूछा जा रहा है कि भाई साहब रहने के बाद में कैसा लग रहा है। अगर रहने के बारे में कोई पूछे आप लोगों से तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं ये मजा सबको आने चाहिए, तो वही बातें की जा रही है। तो लगभग 30% के करीब जो है यहाँ पर इसको भी वेटेज दिया गया है इस पर्टिकुलर कि हाँ सिटीजन से पूछा जाएगा कि आप लोग की क्या राय है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो कुछ एरिया है जो हाईएस्ट अगर बात करें यहाँ पर जो सिटीजन जो परसेप्शन सर्वे के हिसाब से अगर बात करते हैं तो भुवनेश्वर जो है वो हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिला, ठीक है। फॉलोड बाय यहाँ पर ये है सिलवासा, इसी के साथ में यहाँ पर ये है कई सारी जो सिटी के नाम दे रखे हैं। अगर आप लोग इन किसी सिटी में से आते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ ये मेरी सिटी है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं किस सिटी से किस स्टेट से आते हैं, उसके बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है। तो जो पहले नंबर पर है यहाँ पर ये भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिलवासा गुजरात के अंदर, देवांगरे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर, काइकेनाडा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर और भागलपुर ये तो जानते हैं आप लोग सब ये है बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर हाईएस्ट जो सिटीजन परसेप्शन जो इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर अगर बात करते हैं जिनसे यहाँ पर बातें पूछी गई। अब यहाँ पर बाकी का जो 70% है उसमें क्या आता है, 70% में यहाँ पर 13 कैटेगरी को इंक्लूड किया गया कि एजुकेशन लेवल कैसा है उस सिटी में, हेल्थ कैसा है, ये हाउसिंग कैसी है, शेल्टर रहने वाली बिल्डिंग कैसी है, एनर्जी कंजप्शन कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो सिटी रेजिलियंस कैसी है ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, पहले मिलियन प्लस और दूसरा लेस देन मिलियन। तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसी के चलते यहाँ पर इस तरीके से बातें की गई है। तो टॉप परफॉर्मिंग जो सिटी है वो है बेंगलुरु, ठीक है। मिलियन प्लस में जो बेंगलुरु है, फॉलोड बाय पुणे और फिर अहमदाबाद, यानी कि बेंगलुरु सबसे अच्छी बताई जा रही है। अगर 10 लाख के प्लस सिटी के अंदर आप लोग जाते हैं जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वर्ष जो सिटी बताई जा रही है जो रहने लायक नहीं है यहाँ पर, बेंगलुरु सबसे टॉप पर है, यहाँ पर पुणे और अहमदाबाद ये तो है टॉप परफॉर्मिंग। वर्ष परफॉर्मिंग है यहाँ पर अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद और श्रीनगर। यानी कि अगर वर्ष परफॉर्मिंग कैटेगरी में बात करें जहां 10 मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद और श्रीनगर। कौन कौन सी सिटी में से आप लोग रहते हैं बताना जरूर। अगर ऐसी सिटी के बारे में बात करें जहां 10 लाख से नीचे की बात की जाती है, तो 10 लाख से नीचे यहाँ पर इनके 1 मिलियन से नीचे टॉप परफॉर्मिंग सिटी कौन सी है, तो शिमला टॉप पर है यहाँ पर, जहां पे आप लोग ट्रेनिंग करने भी जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में भुवनेश्वर हो गया और यहाँ पर सिलवासा हो गया। बाकी जो वर्ष परफॉर्मिंग स्टेट है यहाँ पर ये सिटी छोटी सिटी, तो अलीगढ़ हो गया, यानी कि सबसे खतरनाक जो एक तरीके से बेकार कंडीशन में है, अलीगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, नामची हो गया, सतना हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है। तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी है। तो सोचिए आप लोग इनमें से किस सिटी के अंदर रहते हैं, अच्छे वाली के अंदर या फिर बुरी वाली के अंदर। तो अच्छे वाली के अंदर तो लिखना गुड और बुरे वाली के अंदर तो लिखना बैड, ठीक है। तो बताइएगा, और ये कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर रहते हैं वही उसको इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे लेवल पर ला सकते हैं, और बाकी गवर्नमेंट वहां पर कैसी सर्विस प्रोवाइड करा सकती है उससे चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। पर लेकिन हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो मेजोरिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा था, अब नेक्स्ट यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। तो ये सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था, तो जो 11वें नंबर का है यहाँ पर ये सस्टेनेबल जो सिटीज और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये हो गया सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने 12वां भी देखा था। तो ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो अभी 11वां देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 11वां सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, और इसी के साथ में यहाँ पर 12वां हम लोगों ने देखा था। 12वां क्या था, 12वां जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो ये दोनों एक साथ आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। 12वां था यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ये दो जो सस्टेनेबल गोल हैं ये अभी आप लोगों के मैंने याद करा दिए, एग्जाम में पूछे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है, और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी एक रिट पिटीशन गई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने बोला कि जो अपॉइंटमेंट करनी चाहिए रेगुलर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर हैं उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर इसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा सवाल उठाया गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसको सीबीआई बोलते हैं, उसमें अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है
तो वो कौन सा एक्ट है जिसके बेस पर अपॉइंट किया जाता है? तो यहां पर है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये इंटरेस्टिंग है, याद रखना, खुद का कोई एक्ट नहीं है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो इसको पावर मिलती है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से यहां पर ये अपनी पावर लेता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायरेक्टर जो होता है सीबीआई का वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, तो दिल्ली जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये याद रखेगा। तो यानी कि जो भी आईपीएस वगैरह जो होते हैं वो आगे चलकर जब इनको पोस्ट की जाती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंदर, तो यहां पर फिर आगे चलकर उनको सीबीआई की पोस्ट मिल जाती है। सीबीआई को जो हेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, उसका टाइम पीरियड फिक्स है, 2 साल का टेन्योर होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, जो कि यहां पर बेसिकली सीवीसी, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर रहता है उसके जो एक्ट है उसके हिसाब से यहां पर इसका टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। तो समझिए आप लोग, पावर लेता है कहीं से, टाइम पीरियड कोई और फिक्स कर रहा है। अगर खुद का कोई एक्ट नहीं है तो फिर ऐसे ही यहां पर काम चलता है। अगर आप लोग जिंदगी में कुछ काम सही से नहीं करेंगे तो इसी तरीके से जिंदगी में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, इधर उधर की दुनियादारी में आप लोग लगे रहोगे। लोकपाल और लोकायुक्ता हमारी कंट्री में लाए गए 2013 में। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 में भी चेंज किया गया, जिसके चलते डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है उसमें बदलाव किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपॉइंट करना है डायरेक्टर सीबीआई का, तो ये रिकमेंड किया जाता है 3 मेंबर की कमेटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी फिलहाल भी न्यूज में है, तो याद रखना। अगर यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन रहते हैं उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर, इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉमिनेट किया जाए, यानी कि चीफ जस्टिस को अगर टाइम नहीं है तो कोई और जज, तो ये 3 मेंबर रहेंगे यहां पर, ये रिकमेंड करेंगे कि कैसा होना चाहिए सीबीआई का डायरेक्टर, ठीक है। तो यानी कि एक हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरे हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और तीसरे हो गए यहां पर जज सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बोलेंगे कि ये पर्सन आप लोगों को अपॉइंट करना है, और फिर जब यहां पर ये रिकमेंड किया जाएगा उसके बाद में उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसीजर। यहां पर इसके बारे में बात करें, अभी रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2014 का, उसके अंदर चेंज ये बनाया गया था। बेसिकली हमारी कंट्री में फिलहाल जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको आप लोग देखिए, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, नहीं, यानी कि लगभग जो हाईएस्ट सीट यहां पर मिलनी चाहिए वो लगभग 10% बोली जाती है। यानी कि लगभग अगर बात करें आप लोग देखिए तो हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके पास में लोकसभा की मिनिमम 10% सीट है, क्योंकि बीजेपी जो है वो शानदार तरीके से परफॉर्म करती है, अभी यहां पर मैक्सिमम सीट यहां पर लेकर चली गई, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर जो आज के में सीट के बारे में बात करें तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट दी जा सके, 10% सीट उसको मिली हो। तो इसके चलते लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है वो खाली है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली पड़ी है तो फिर कैसे यहां पर सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा? तो उसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन शब्द हटा के वहां पर लिख दिया जाए कि लार्जेस्ट, जो यहां पर सिंगल लार्जेस्ट जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होगी लोकसभा के अंदर, उसमें कमेटी को उसके लीडर को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन हटा दिया यहां से, अब जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन होगी लोकसभा के अंदर में, उसके लीडर को यहां पर इंक्लूड किया गया। तो यह भी इसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में था। बड़ी प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सीबीआई जो है हमारी कंट्री में जो बनाई गई थी, ये यहां पर है सतनाम कमेटी, आप लोग याद रखिएगा, SANTHANAM, ठीक है। तो ये जो कमेटी है यहां पर, ये यहां पर रिकमेंड की है, जिसके द्वारा यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रोकने की बात की थी 1962 और 64 के बीच में। यही जो बॉडी है जो कि यहां पर सीवीसी के बारे में बात करिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब कोई भी इसकी पावर नहीं है, एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू यहां पर इसको नहीं बनाया गया। इसकी पावर जो आती है वो दूसरे एक्ट से आती है जो किसी चीज के लिए बनाया गया था। यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए जो एक्ट बनाया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उससे पावर लेता है। तो खुद की कोई औकात नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सीबीआई जो है वो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटर जो यहां पर इंटर पुलिस मेंबर जो कंट्री है, यानी कि इंटरपोल जिसको आप लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, उसमें अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होना है, मान लीजिए हमारी कंट्री का कोई इंसान है, हमारी कंट्री में क्राइम किया और वो पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर, या फिर यूएसए के अंदर पहुंच गया, या फिर जर्मनी या फिर यूके के अंदर पहुंच गया, तो हमारी कंट्री जो है सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ में यहां पर कांटेक्ट करेगी और उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगी, अपनी कंट्री में लाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। ऐसे ही कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी है, कोई ऐसा क्रिमिनल है, वो हमारी कंट्री में आ गया, तो वो डायरेक्ट यहां पर किससे, सीबीआई से कोऑर्डिनेट करेंगे कि यार ये इंसान आ गया, इसको पकड़ो और जल्दी से हमारे पास में भेजो इसको, ठीक है। तो याद रखना, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये हमारी कंट्री की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सिंक्रोनाइजेशन करके काम करने वाली बॉडी है। 1963 में इसको बनाया गया था सीबीआई को, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में यहां पर ये आती है, ठीक है। क्राइम ब्रांच इंडियन एग्जीक्यूटिव जो परवीन सिन्हा, ये इंटरिम डायरेक्टर है फिलहाल अभी यहां पर। आगे देखते हैं कौन क्या डायरेक्टर बनता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
इकोनॉमी के बारे में बड़ी प्यारी न्यूज है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अगर बैंक में आप लोगों के अकाउंट है और आप लोग कभी चेक यूज करते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ये, पर्सनल लाइफ में भी आप लोग को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। डिसऑनर्ड चेक केस, जो चेक के जो केसेस देखने को मिलते हैं कई बार, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की, उसके द्वारा बोला गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए हमारी कंट्री में, ताकि चेक से रिलेटेड जो मैटर पड़े हुए हैं, आप लोगों ने किसी को चेक दिया, किसी ने आप लोगों को चेक दिया और पता चला चेक्स पर साइन नहीं थे, चेक जो है वो बाउंस हो गया, तो ये यहां पर एक क्रिमिनल कैटेगरी में केस आ जाता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो लिमिटेड टाइम टू क्लियर डिसऑनर जो चेक है उसके बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे क्या क्या बातें की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया कि यहां पर जल्दी से जल्दी जो पेंडेंसी ऐसे चेक के केस, जो चेक बाउंस के केस हैं, उसको देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर ये प्रपोज कर रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट अंदर सेक्शन 138, जो कि यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 2018 का, कि आप लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो उसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, तो जितने भी ये मैटर पेंडिंग पड़े हैं ना, इनका सोल्यूशन निकलना चाहिए। अब गवर्नमेंट के हाथ में भी यहां पर पावर है, आर्टिकल 247 है गवर्नमेंट के हाथ में पावर, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। तो यहां पर ऑब्लिगेशन है बेसिकली इस एरिया के लिए, यहां पर गवर्नमेंट जो है उसके पास में पावर भी है। तो यानी कि सबके पास में पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो यहां पर इस एक्ट के हिसाब से, और संविधान भी आप लोगों को पावर दे रहे हैं, तो फिर क्यों इतने सारे केस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, क्यों उनका निपटारा नहीं किया जाता है? ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल 247 यहां पर पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेब्लिश करें एडिशनल कोर्ट हमारी कंट्री में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एडिशनल कोर्ट अगर इस तरीके से बनाना है तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो आर्टिकल 247 है संविधान के अंदर, ये पावर देता है, और ये मैटर जो है यूनियन लिस्ट के अंदर होने चाहिए, जिसके बेस पर यहां पर काम किया जाता है। अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में बात करें जो आज के डेट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो 30% से लेकर 40% के करीब आज के डेट में जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही केस के हैं ये हाई कोर्ट के अंदर, जो कि इस तरह के केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नेगोशिएशन जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोमिस करता है कि सम ऑफ द पेमेंट जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाएगा। इसके चलते जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो यानी कि नेगोशिएशन के तरीके से काम किया जाएगा। दूसरा, ट्रांसफरेबल नेचर की बात की जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है, अगर कोई चीज आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको जैसे फंड वगैरह हो गया, तो वो यहां पर एक तरीके से किसके पास में जाना चाहिए, तो उस वाली की बात करें, किसी को फंड ट्रांसफर कर दिया तो अलाउ करता है यहां पर फंड को, या फिर कैश आप लोग बोल सकते हैं किसी को, कि अप्रोप्रिएट मैनर में उसका ट्रांजेक्शन किया जा सके, जैसे जैसे प्रेफरेंस यहां पर दिया जाता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक होता है, तो ये ऐसी कैटेगरी आ जाती है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, जिसको आप लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं जब पैसा आप लोगों को ट्रांसफर करना होता है। चेक क्या है यहां पर? चेक में बेसिकली ये रहता है कि एक तरीके से बैंक जो होता है वो एक कोई अमाउंट आप लोगों के पास में से किसी और पे के पास में जाता है। तो बैंक का जो यहां पर अगर बात करें, अगर अमाउंट जो है वो नहीं जा रहा है और बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर ऑफ चेक जो है ये कंडीशन है एक तरीके से बैंक के अंदर, कि बैंक रिफ्यूज कर दे कि भाई साहब उनको कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो डिसऑनर जो चेक है वो क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने एक चेक था, उस पर साइन किया और वो चेक आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, और वो ट्रांसफर जो चेक है वो बैंक ने रोक दिया, तो यहां पर 2 साल या फिर मॉनेटरी पेनल्टी भी आप लोग या फिर दोनों लग सकती है। तो इसलिए चेक जो है वो ढंग से इंसान को सही से यूज करके चेक जो है वो देना चाहिए, वरना हो सकता है कि उसके ऊपर केस लग जाए और 2 साल तक जेल में पड़े रहे। तो ये तब होगा अगर आप लोग प्रॉपर वे में इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई चेक आप लोगों को साइन करना पड़ जाए तो यहां पर आप लोग उसको अच्छे से कर सकें, वरना दिक्कत काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि पता होना चाहिए। बाकी एक छोटी सी न्यूज है, मैंने यहां पर बात की अभी आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? वो बेंच होती है जो संविधान से रिलेटेड मैटर को देखती है, और यहां पर आर्टिकल 247 का यूज किया जा रहा है। तो 247 आर्टिकल का मतलब हो गया संविधान से रिलेटेड मैटर है। तो संविधान से रिलेटेड जो मैटर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या पावर होती है? तो बोला जाता है कि एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए संवैधानिक बेंच में, 5 जज होने चाहिए। और ये जो बेंच बनाई जाती है आर्टिकल 145 के तहत यहां पर ये बेंच बनाई जाती है, पावर रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में कि कोई ऐसी बेंच बना सकते हैं। कब बनाएंगे? अगर कोई इंटरप्रिटेशन की बात करता है संविधान के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है उसको इंटरप्रेट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी। या फिर अगर प्रेसिडेंट को प्यार हो गया है, 143 प्यार हो गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट से बोला कि यार सलाह दो कि मैटर को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस से कोई मैटर है अगर प्रेसिडेंट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि इसके बारे में बताओ, तो उसके तहत भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा सकती है। तो बनाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मिनिमम 5 जज होने चाहिए इसके द्वारा, जब ये संविधान से रिलेटेड मैटर देखेंगे या प्रेसिडेंट को ओपिनियन देंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में यहां से। तो दोनों आर्टिकल 143 और 145 आर्टिकल, और कौन बनाता है याद रखना। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन आज के डेट में? क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो बताओ यार, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। बताओ कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये भी आप लोगों को आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। जॉब वगैरह आप लोग करते हैं जहां पर भी, वहां पर भी आप लोगों की ये यूज हो सकती है। बात की जा रही है इंप्लॉइज जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ईपीएफओ आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, फॉर्म वगैरह के रिलेटेड भी आप लोग चीजें जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके द्वारा ये बोला गया कि 8.5% ये इंटरेस्ट पे करेंगे जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके चलते, यहाँ पर जो बेसिकली इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत आता है, ये 2020-21 के लिए। समझिए इसको आखिर है क्या। हमारी कंट्री में इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम है। मेन जो स्कीम है ये इंप्लॉई जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के अंदर आती है, ठीक है, 1952 के अंदर यहां पर आती है। ये स्कीम जो है बेसिकली यहां पर एक तरीके से जो इंप्लॉई है, ठीक है, इंप्लॉई और इंप्लॉयर कौन होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। अगर कहीं पर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोग इंप्लॉई हैं, यानी कि आप लोग वहां पर काम कर रहे हैं। इंप्लॉयर जो होता है वो आप लोग को जॉब प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें जो इंप्लॉई है, ठीक है, तो और जो इंप्लॉयर है, ये दोनों मिलकर यहां पर बेसिकली 12% यहां पर कंट्रीब्यूशन करेंगे कि ताकि आगे चलकर पर्सन को जो है जो जॉब कर रहा है उसको पेंशन दी जा सके, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे जो है 2016-17 का, उसके द्वारा भी सजेस्ट किया गया था कि अलाउ करना चाहिए कि जो 12% सैलरी में से काटा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं और मुझे 12% तो जो है अपनी सैलरी में से कट करवाना है और 12% जो है वहां पर जहां मैं जॉब कर रहा हूं वो कंपनी मुझे देने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो यहां पर टोटल मिलाकर ये पेंशन इकट्ठी हो जाएगी। पर पता चला मेरी सैलरी इतनी है कि मेरी 12% कटने के बाद में मेरे घर का काम नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में कम से कम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मुझे अलाउ करना चाहिए कि मुझे 12% देना है या नहीं देना है, या फिर उधर से 12% आता रहे बस मुझे अपना नहीं डालना पड़े। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि भाई साहब पूछ भी तो लो सामने वाले से, बस आप लोगों ने टिका दिया। क्योंकि ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये मैंडेटरी है किसके ऊपर, जिसकी जो सैलरी है वो 15,000 से कम है। तो 15,000 से कम है, 12% सैलरी आप लोग काट ले रहे हो, तो ये काफी ज्यादा टफ पड़ जाता है। तो इसलिए यहां पर हालांकि ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा वो मानी नहीं गई है अब तक। इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम रखा गया, जैसे लास्ट ईयर था यहां पर 8.5 यानी कि 19-20 में था, ऐसा यहां पर 20-21 में भी अभी रख दिया गया है। इससे पहले जो था ये यहां पर 2018-19 में और 2017-18 में, 2018-19 में था 8.65, ठीक है, 8.65 था यहाँ पर, 8.65 बेसिकली। और अगर 2017-18 मर गए थे आप तो 8.55 था, यानी कि अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें ये अभी 8.5 हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो इसको यहाँ पर फिक्स रखा गया है, तो यहाँ पर पहले वाले से थोड़ा घटा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसमें इसको नहीं घटाया गया है, ठीक है। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आखिर आता कहां से है निकलकर, आखिर यहां पर जो आप लोग पैसा डालते हैं उसमें पैसा मिलता कहां से है, तो ये डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी के साथ में यहां पर जो इनकम फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि आप लोगों का पैसा जो है वो कहीं पर लगाया जाता है और वहां से पैसा मिलता है। कहां पर लगाया जाता है, तो डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझिए। डेट इन्वेस्टमेंट होता है जब इन्वेस्टर जो है वो अपनी मनी को किसी कंपनी या किसी प्रोजेक्ट में लगाता है और वहां से उसको लगता है कि जल्दी ही मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से जिसने बोरोवर ने जिसने उधार लिया है जिस कंपनी में आप लोगों ने लगाया पैसा, तो वहां से आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। दूसरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मनी जो है आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दी, अब आप लोग उसके ओनर हो गए, तो एक तरीके से उसमें आप लोग के भी शेयर है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आप लोग का भी होगा। पर यहां पर क्या होता है, लैंड करते हैं आप लोग, उधारी देते हैं जो कि आप लोगों को यहां पर वापस मिलना है, ठीक है, और इंटरेस्ट मिलना है आप लोगों को, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें से आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर ऐसा नहीं कि वो आप लोगों का पैसा लेकर रख लेते हैं और फिर अलादीन का चिराग घुमाते हैं उसके ऊपर और पैसा आगे आप लोगों को दे दिया, नहीं, आप लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसके बाद में फिर आप लोगों को उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। इंप्लॉई प्रोविडेंट जो फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहां पर बेसिकली पेंशन अकाउंट से रिलेटेड जो वर्क फोर्स उसके साथ में इंगेज करती है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में यहां पर आती है। तो जो ईपीएफओ का एग्जाम आप लोगों ने भर रखा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, ये याद रखना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आज के डेट में मिनिस्टर कौन है कम से कम ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो सुधर जाओ, ईपीएफओ के एग्जाम के पीछे पड़े हो कई सारे नहा धोखे, इतना तो पता होना चाहिए। बताओ चलिए कौन है, आप लोग बताइए, चलिए सर्च कीजिएगा जाकर और थोड़ा सा ईपीएफओ की वेबसाइट भी जाकर सर्च कर लीजिएगा जब इतना थोड़ा सा काम कर ही रहे हो, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और अच्छी सी नॉलेज मिल जाए। ओके, नेशनल लेवल की जो न्यूज है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन जो रूल है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर चेंज किए जा रहे हैं और इसके अंदर चेंज करके जो ब्रोकर होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, जो आप लोगों को पॉलिसी बेचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो और ये ले लो वो ले लो, तो यहां पर ये इसको अंदर लाया जाएगा। और कल को आप लोगों को लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ में धोखा किया है तो आप लोग उसके खिलाफ जो है ऑनलाइन कंप्लेन दायर कर सकते हो। तो यानी कि आप लोगों की लाइफ को और सुगम बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके अंदर यहां पर बेसिकली रहेगा कि आप लोगों का जो ब्रोकर है या फिर जो इंटरमीडिएटरी है, इंश्योरर है, एजेंट है, उसको इसके अंदर कवर किया जा रहा है।
तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, और सारी चीजें आईसीटी के थ्रू इनेबल की जा रही है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी इनेबल जो कंप्लेन है आप लोगों की रिड्रेसल किया जाएगा। आप लोगों को विजिट करने की जरूरत नहीं है कहीं भी, कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग फाइल कीजिए, या फिर कंप्लेन जो है ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप लोगों की कंप्लेन सुनी जा सकती है। तो इंटरनेट का यूज कर आप लोगों की जिंदगी को आसान यानी कि सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बेसिकली तो ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म लाई जा सके, क्योंकि इंसान जो है कई सारे फंसे पड़े हैं आज के दिन पॉलिसी के अंदर, और फिर उनको दिक्कत होती रहती है, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ऑनलाइन जाकर अब आप लोग कंप्लेन यहां पर कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट ओम्बुड्समैन यहां पर सिलेक्शन करके रखा जाएगा, ताकि किसी भी भेदभाव, किसी भी भाई भतीजावाद से दूर हटकर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। जो सिलेक्शन जो कमेटी है यहां पर, उसमें जो इंडिविजुअल रहेगा उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाएंगे, और फिर देखा जाएगा आगे कैसे कैसे क्या क्या काम किया गया है। और अगर बात करें पावर कहां से आती है इसके लिए, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1999 का यहां पर ये एक्ट है, जहां से पावर लेता है। और रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998 के, जिसके चलते इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फंक्शन जो करते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल 2017 के जो लेटेस्ट अभी है उसके बारे में बात की जाती है। ओम्बुड्समैन जो है बेसिकली ये कहां से निकल कर आएगा, तो यहां पर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिविल सर्वेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल सर्विस से निकल कर आएगा, क्योंकि ओम्बुड्समैन को नॉर्मली लोकपाल बोला जाता है। तो ये एक तरीके से इसको नॉलेज होनी चाहिए ना इसके बारे में, अगर जो काम कर रहा है अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या फायदा है। तो इसलिए यहां पर इसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी चीजों को इंप्लीमेंट ढंग से किया जाएगा। तो इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो अब कोई डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल न्यूज है इंटरेस्टिंग है, हालांकि ज्यादा काम की नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रखना है। एक पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी है जिसका नाम रखा गया है QAnon, ठीक है। तो क्यूनॉन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है क्या, बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताता हूं। यूएसए के अंदर यहां पर ये बेसिकली जो प्रो ट्रंप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको बोला जाता है, यानी कि जो ट्रंप के चाहने वाले हैं उनके द्वारा एक ऐसी थ्योरी स्टार्ट की गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने महान आदमी हैं, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें अगर चाइल्ड कोई एब्यूज होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अगर कोई भी चाइल्ड एब्यूज होती है, कुछ भी ऐसा कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, कि बच्चों से रिलेटेड कोई सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, या फिर कोई एक तरीके से नहीं, कुछ ऐसे गुट बने हुए हैं जो बच्चों को एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कोई ऐसी चीजों को करने के लिए, तो उनके खिलाफ इनके द्वारा पूरा एक गुट तैयार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और यहां पर ये काम करे डीप स्टेट की कैटेगरी में। डीप स्टेट मतलब यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर दिया है और किसी को कानो काम खबर भी ना हो, ऐसा कुछ करने की। और इस कॉन्स्पिरेसी में इनके द्वारा बोला गया कि हिलेरी क्लिंटन हो चाहे बराक ओबामा हो, ये सारे मिलकर, इवन हॉलीवुड के जो एक्टर हैं जैसे कि टॉम हैंक्स, इसी के साथ में यहां पर ओपरा विनफ्रे, तो इनके भी नाम यहां पर लिए गए। तो बोला गया कि ये सारे जो लोग हैं ये इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी में यहां पर इंक्लूड रहते हैं, तो इनको यहां पर कनेक्ट करना है। तो यहां पर जब दिखा कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई है सामने, तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को महान इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्यू जो रेफर करता है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए रेफर करता है यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, जो कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली एक तरीके से अगर कोई ऐसी थ्योरी चला दी जाती है, ठीक है, तो वो थ्योरी जो है अगर लंबे समय तक चलती रहती है तो उस थ्योरी को सच मान लेते हैं, यानी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप लोगों ने इसे देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन किया गया, फिर उसके बाद में कई सारी थ्योरी चल गई कि आगे चल के ना अभी 500 और 1000 के नोट बंद किए, आगे चल के 100 के नोट बंद किए जाएंगे, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है कि नोट के अंदर चिप आ गई है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि आगे नमक के भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये अलग अलग थ्योरी चलाई जाती है, तो सोसाइटी में गुमराह करने के लिए लोगों को और अपना फायदा उठाने के लिए कई सारी ऐसी थ्योरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए थ्योरी चलाई गई, डोनाल्ड ट्रंप जो है मसीहा है और आगे चल के बहुत सारी चीजें सुधारने वाले हैं। तो आगे चल के ये जिसके अकाउंट थे जो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के जिसको QAnon, तो क्यूनन जो ग्रुप का नाम दिया गया है, तो इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया इनके अकाउंट। और फेसबुक ने भी सेम काम किया। इसी के साथ में FDI जो है उसके द्वारा बोला गया एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पर ये बेसिकली, और ये इस तरीके जो डोमेस्टिक एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उनको सपोर्ट करेगी। अगर ऐसी कोई थ्योरी आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ऐसी थ्योरी से आप लोग दूर रहें, ताकि सोसाइटी में शांति बनाकर रखी जा सके। तो वो नहीं कहते मरता क्या ना करता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी आज के दिन भी ऐसी हरकतें आप लोग करते हुए नजर आएंगे। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं इंसान किस लेवल पर बदतमीजी काट सकता है पावर में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। छोटी छोटी न्यूज वन लाइनर टाइप में यहां पर बात की जा रही है। अभी लेटेस्ट जो सर्वे निकल कर आया, रिपोर्ट निकल कर आया, इसमें बोला कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग जो हैं वो 6.6% जो है वो कम हो गए हैं। यहां पर ये माना जा रहा है जिनकी जो अर्निंग है, इंडिविजुअल की जो अर्निंग है ये अप टू द 50 लाख फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बारे में बात की जा रही है।
तो 9.8% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो कि ऑफलाइन भर रहे हैं, और जो ऑनलाइन भर रहे हैं वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है 4.5, यानी कि जो ऑनलाइन भरने वालों में 4.5 कम हो गया और यहां पर ऑफलाइन भरने वालों में 9.1 हो गया। नॉर्मली अगर आप लोग अपना जो इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो सहज आप लोग इसको फाइल कर सकते हैं, जो रेजिडेंस जो इंडिविजुअल है तो सहज करके यहां पर इनके द्वारा पोर्टल है तो यहां पर जाकर, ठीक है, तो यहां पर इसको फाइल कर सकते हैं अप टू द 50 लाख। ओके, इसी के साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ये आसाम घूमने गई, तो इनके द्वारा बोला गया कि आसाम में जो टी वर्कर हैं यानी कि जो चाय की खेती करने वाले लोग हैं 365 उनकी जो बेसिकली पर डे वेज है वो बढ़ा दी जाएगी, जो आज के डेट में लगभग 270 पर डे के हिसाब से है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो टोटल मिलाकर 126 सीटें हैं आसाम के अंदर, तो लगभग 40 सीटें जो हैं वो इन्हीं के हिस्से में आती है, लगभग 17% जो है स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो टी कम्युनिटी है। तो अगर उनके फायदे के बारे में बात करेगा तो इनको वोट मिलेगी। आखिर ये टी वर्कर यहां आए कहां से? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों के टाइम पर ये यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर लाए गए जो आज के डेट में यहीं पर ही काम करते हैं। तो कई बार इनका एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ नजर आता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी, पुअर हेल्थ कंडीशन देखने को मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो ये है एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में। कुछ और छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पर। सबसे पहले तो एक नेशनल कमेटी बनाई गई है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर में। ये जो कमेटी है ये कमेटी 75वीं साल जो आजादी की सेलिब्रेट करने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान रखकर चलेगी, और टोटल मिला के 259 यानी कि 259 मेंबर इसके अंदर हैं, जिनको अलग अलग जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया, हर एक लेवल पर लोगों को उठाया गया है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली डायरेक्ट गाइड करेगी कैसे हम लोग को प्रोग्राम को फॉर्मेशन करना है ताकि 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। 75 ईयर आजादी का जो है इसको बोला गया आजादी का ये अमृत महोत्सव इसका नाम रखा गया, ताकि हर एक लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इसको शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर सके। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कमेटी के हेड है, याद रखना। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है जिसको IMPCL बोलते हैं यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर टाइप कर रही है गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ में ताकि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचे जा सके। ऑनलाइन का फायदा क्या रहता है? ऑनलाइन का फायदा ये रहता है कि मान लो ऑफलाइन किसी मार्केट में बैठे हुए हैं तो लिमिटेड लोग वहां पर आएंगे, ऑनलाइन अगर बेचना स्टार्ट कर दें तो दुनिया खरीद सकती है कहीं पर भी बैठे जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी एरिया में अगर पढ़ा रहा होता तो कुछ ही लोग पढ़ पाते, हो सकता था कि 500 600 700 800 मैक्सिमम 1000 पढ़ पाते, पर लेकिन आज की डेट में खुद सोचिए कि 8 लाख से ज्यादा मेंबर जो है सेल्वी परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी कहीं पर भी बैठकर किसी भी एरिया में धरती पर कहीं भी बैठकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है ऑनलाइन चीजों का कि बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो ये जो बात की जा रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो यहाँ पर IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है हमारी कंट्री में, और ये सेंट्रल लेवल पर एक जो PSU है जो कि बेसिकली यहाँ पर फाइनलाइज करता है ये सारी चीजें। अगर आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसके द्वारा यहाँ पर अभी मिलकर दोनों के द्वारा फाइनलाइज किया गया कि 31 कैटेगरी में लगभग 311 मेडिसिन है, ठीक है, जिनको यहाँ पर अभी ये देखेंगे ऑनलाइन वगैरह चीजों को अपलोड करेंगे ताकि लोग आसानी से इनको खरीद सकें। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट डे थे यहाँ पर, एक CSF राइजिंग डे के बारे में बात की और नो स्मोकिंग डे के बारे में बात की। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोगों ने वन लाइनर के बारे में यहाँ पर बात की, तो ये वन लाइनर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की, कॉन्स्पिरेसी डोनाल्ड ट्रंप वाली। नेशनल न्यूज में इम्बोर्ट्समेंट के बारे में हम लोगों ने जाना क्या क्या चीजें चल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड जो डिसऑनर्ड जो चेक जो कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड ये न्यूज जानी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह हम लोगों ने देखी क्या क्या चीजें की जा रही है। सर्वे और रिपोर्ट में ईज ऑफ जो लिविंग इंडेक्स इसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने जाना, ये यहाँ पर ये भी देखा हम लोगों ने इंडेक्स। अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर CBI की अपॉइंटमेंट के बारे में बातें की। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया है तो आप यहाँ पर इनका आंसर दीजिए जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। नो स्मोकिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया था और वर्ल्ड नो टबैको डे किस दिन सेलिब्रेट किया था और थीम क्या है यहाँ पर जो फोकस एरिया देकर चली। फूड वेस्टेज इंडेक्स इसके द्वारा तैयार किया था। कमेटी किसके द्वारा हेड की गई जो कि आजादी के 75वीं साल सेलिब्रेट करें और इसका नाम क्या रखा गया है। जो मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इंश्योरेंस जो ओम्बुड्समैन रूल है यानी कि लोकपाल के रूल है वो कहाँ पर आते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो मिसलेनियस एक्ट है ये कब का है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो बेसिकली स्कीम आती है। इसी के साथ में कौन सा आर्टिकल है गवर्नमेंट के हाथ में पावर देता है कि आप लोग इस तरीके से एडमिनिस्टर करके स्पेशल कोड वगैरह बना सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात करती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। इसका कम से कम आप लोग स्कोर जरूर लिखा करो यार, ये वाला जो होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको सुनते हो तो पता होना चाहिए कि लास्ट का जो आप लोगों ने सुना है 24 घंटे के बाद में कितना आप लोगों को चीजें याद रह गई हैं।
तो मेजर बूस्टर जो है इंडियन राइस एक्सपोर्टर के बारे में बात की जा रही है। तो रेड राइस जो है वो किस कंट्री को हम लोगों ने बेचे, अभी हमारी कंट्री में रेड राइस जो है वो कहां पर उगाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। केवीएस की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिनको 1962 में स्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में आप लोगों से पूछा था कि यहां पर पैलेस्टीन जो है उसकी टेरिटरी किसके द्वारा ऑक्युपाई कर ली गई, जिसको इन्वेस्टिगेट करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। हिमालयन सीरो के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को बताना है कहां पर किस टाइगर रिजर्व में पाया गया और इसी के साथ में कहां पर पड़ता है, कौन से राज्य के अंदर। CRCL की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया है। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो यह UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर आंसर जरूर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों ने जो जो भी पढ़ा है याद रहे आप लोग, हाँ यार ये चीजें पढ़ी थी और इतना रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर यूएसए को सेंड किया गया। दूसरा यहाँ पर ये बेसिकली ब्रह्मपुत्रा वैली जो आसाम के अंदर है वहां पर देखने को मिलेगा रेड राइस उगाया जाता है बिना फर्टिलाइजर का यूज करके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जिसके द्वारा ये म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी किया जाता है। स्कीम जो है केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात की जा रही है, जिसको केवीएस आप लोग बोलते हैं, 1962 में अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंप्लॉय है उनके लिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करें तो इजराइल के ऊपर केस चलाने की कोशिश की जा रही है। हिमालयन सीरो मानस टाइगर जो रिजर्व है आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल जो लेबोरेटरी है उसके बारे में याद रखना, रीजनल लेबोरेटरी यहाँ पर जो कस्टम लेबोरेटरी के अंदर में आती है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गई है इस स्पेसिफिक रीजन के लिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया था, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय।